Let me record it for you guys. Okay, the reason why I'm taking this subject is that I got 81 marks in gender studies, and how we can get these marks, we must read from a reliable sources. At the same times, we must add some quotes, and besides this, we should add some eminents. And who are the eminents? Eminents are basically scholars जो कि हमने ऐड करने होते हैं किसी भी रेफरेंस के लिए, या किसी भी जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो किस किस स्कॉलर ने उसके बारे में चीजें बयान की हैं, तो हमें वो चीजें कोट करनी होती हैं लाजमी। एंड दीज आर द थिंग्स जो कि आप लेकर चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो चीजें हैं, ये कोट्स, एमिनेंट्स, स्कॉलर्स, ये सब चीजें सिमिलर होती हैं। ज्यादातर इनकी स्ट्रैटेजी सिमिलर होती है दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से। लेकिन जो चीज यहाँ पर जेंडर स्टडीज के हवाले से चेंज है, वो है हमारा यहाँ पर रियल लाइफ की एग्जाम्पल। क्योंकि जेंडर स्टडी एक सब्जेक्ट है जो कि डील कर रहा है हमारे सोशल सिनेरियो से। What is basically the social scenario is a society where we live, where we are uh, living, and where we interact with other people. So this is the reason why we study gender studies. And this is the technique which I learned from a very honorable सर उस्मान, जो कि ये सब चीज़ें एंटर करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करंट अफेयर भी पढ़ाया था, एंड ऑल थिंग्स वेंट वेरी स्मूथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें चूँकि सर उस्मान के सुपरविजन के अंदर हैं, सो हम ये सब चीज़ें ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जहाँ तक आपके क्वेश्चंस का ताल्लुक है, तो हम क्वेश्चंस आप लोगों के लेंगे आफ्टर 20 to 25 मिनट्स। क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस इन बिटवीन लेती हूँ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और फिर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली लीव मी अ टेक्स्ट। Okay, now I am turning off the chat so that we may move forward. ओके, व्हाई वी स्टडी जेंडर? हम जेंडर को स्टडी क्यों करते हैं? क्या ऐसी वजह है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। जो हम नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में चीजें देखते हैं, हम देखते हैं कि शायद जेंडर डील कर रहा है फीमेल्स के साथ। ऐसा हरगिज नहीं है। सेक्स इज बाइनरी, जो कि दो चीजों के साथ डील कर रहा होता है। फर्स्ट इज आर द मेल, एंड द सेकेंड आर द फीमेल्स। दिस इज बेसिकली सेक्स। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं गाइस, तो जेंडर दैट इज द डिफरेंट थिंग, जिसमें आपके ना सिर्फ मेल आ जाते हैं, फीमेल आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर आ जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो नया कॉन्सेप्ट आजकल इमर्ज हो रहा है, दैट इज ऑफ क्यूर थ्योरी, जिसमें ऐसे लोग जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट तरह से अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इन द डे इफ दे वांट टू एक्ट लाइक अ मैन, इट्स ओके, एंड इन द नाइट इफ दे वांट टू एक्ट लाइक अ वुमन, देन इट्स क्वाइट ओके। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, दैट इज द क्वेयर थ्योरी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ये चीजें हम सारी की सारी हम जेंडर के अंदर देखते हैं। तो जेंडर में हम देखेंगे उन सब लोगों के बारे में जो मेल भी हैं, जो फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, और दूसरे लोग क्वेयर थ्योरी जिसमें लेस्बियंस, गेज और सिस जेंडर, ये सब चीजें हमारी आ जाती हैं। अब हम जेंडर को स्टडी क्यों करते हैं? सबसे पहले हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हम देख सके कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटीज क्या है। अच्छा गाइस, एज अ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक मैन या वुमेन किस शनाख्त के हवाले से जाना जा रहा है। फर्स्ट इज दैट, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि वुमेन की जब भी बात की जाती है तो दे आर नॉर्मली सेंसिटिव। अगर हम मेन की बात करें तो दे आर नॉर्मली दे डोंट वीव। सो हम कह सकते हैं कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती हैं। अच्छा, गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी राइट बैक, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, लेट्स कंटिन्यू बैक। हमने चीजें देख रहे थे कि हमने आइडेंटिटीज देखनी है कि एज अ मैन या वुमेन वो चीजें किस तरह से लोग उसको लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक वुमेन की ये आइडेंटिटी है कि वो इमोशनली इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, दे आर यूजुअली सेंसिटिव। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसी भी सोसाइटी के अंदर आपकी जो मैन या जो मेल या फीमेल है वो किस तरह की आइडेंटिटीज को लेकर चल रही हैं। सेकेंडली, वी नीड टू स्ट्रक्चर आवर इंटरेक्शंस। इन इन जो आइडेंटिटीज हैं उनकी बेसिस के ऊपर हमने ये चीजें देखनी है कि वो इंटरेक्ट किस तरह से कर रही हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जेंडर स्टडीज पढ़ना होता है। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि डेफिनेटली एक जगह पे जब हम जेंडर स्टडीज, जब हम डिफरेंट रोल्स को या आइडेंटिटीज को लेकर चल रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल आइसोलेटेड तो नहीं है ना, हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इस इंटरेक्शन में हमने देखना है कि हम कौन कौन से रोल्स ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं। अगर वुमेन आर बेसिकली सेंसिटिव तो वो उनकी जिम्मेदारी ज्यादातर घर, हाउस होल्ड या किड्स को लेकर होती है। ये एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसको लेकर जाया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम मेन की बात करते हैं, दे आर द ब्रेड विनर ऑफ फैमिली बिकॉज दे आर इमोशनली स्ट्रांग, दे हैव द कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद outer world. That is the reason how we assume role. Thirdly, हम जेंडर स्टडीज को के क्यों पढ़ रहे हैं? हम किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं। और अब जिस स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा बात जेंडर स्टडीज के अंदर होगी उसमें पेट्रियार्की का हम बहुत ज्यादा जिक्र देखेंगे। अब पेट्रियार्की क्या है? पेट्रियार्की मर्द की हुकूमत का नाम है। किसी भी सोसाइटी के अंदर जब मर्द की हुकूमत होती है तो वहां पर पेट्रियार्की प्रिवेल करती है। अब ये मर्द की हुकूमत किस सेंस में है? ज्यादातर रिसोर्सेज भी मर्द के पास होते हैं और ज्यादातर पावर भी मर्द के पास होती हैं। थर्डली, हम ये चीज देखते हैं कि अगर सारे रिसोर्सेज ही मैन कर रहा है तो ही इज बेसिकली द पर्सन हु इज हैविंग ऑल द होल्ड इन हाउस। और जब भी आप, अगर हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जब आप ये चीजें लिख रहे हैं तो आप ये चीज देख सकते हैं कि इसमें रियल लाइफ की एग्जाम्पल क्या होगी। गाइस, इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी एक लड़की को इनफैक्ट घर से बाहर भी जाना होता है तो सबसे पहले उसको परमिशन लेनी होती है अपने मदर की। और माँ कहती है कि बाप से पूछ के बताएंगे या उनके भाइयों से पूछ के बताएंगे। सो देयर इज अ हायरार्की जिसको, जिस पर से गुजर कर एक लड़की अपनी चॉइसेस को ले सकती है। तो ना सिर्फ रिसोर्सेज के हवाले से बल्कि चॉइसेस के हवाले से भी मर्द की हुकूमत कंसिडर की जाती है एक सोसाइटी के अंदर। सो दिस इज द रीजन ऑफ स्टडिंग जेंडर एज वेल। अब चूंकि पेट्रियार्की प्रिवेल कर रही है सोसाइटी के अंदर, अब हमने ये देखना है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए डिफरेंट लोग किस तरह से अपने ऑक्यूपेशन को चूज कर रहे हैं, वहां पर जेंडर के स्टैंडर्ड क्या है, क्या रूल्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है। अब फॉर एग्जाम्पल, इस चीज की एग्जाम्पल को लेकर हम चलते हैं, लाइक क्लोथिंग। मर्द किस तरह से कपड़े पहनते हैं? लाइक दे आर वेरी मच इन पैंट शर्ट्स। और औरतों की डिफरेंट सोसाइटीज के लिहाज से मैटर करती हैं। अब हमारी अगर सोसाइटी की बात करें तो शलवार कमीज इज बेसिकली द साइन एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्लोथिंग जो कि फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशनल चॉइसेस। नो, व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल चॉइसेस? यहाँ पर जिक्र किया जाता है ऑक्यूपेशनल चॉइसेस का। वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ नर्सेस। नर्सेस जो कि इमोशनली काफी ज्यादा अटैच होती हैं पेशेंट्स के साथ, इसलिए ये वाला ऑक्यूपेशन हैंड ओवर कर दिया जाता है फीमेल्स को। तो गाइज, अब आप लोगों को समझ आ गया कि हम जेंडर स्टडी क्यों करते हैं। लेट मी एड सम, वेट फॉर व्हाइल। अब हम इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि देयर वर द आइडेंटिटीज जो कि हमने देखनी थी कि कौन कौन सी हैं। अब ये आइडेंटिटीज बेसिकली स्ट्रक्चर बना रही हैं किसी भी सोसाइटी का। और इस स्ट्रक्चर के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं,
और इन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हम रोल क्या प्ले कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जेंडर स्टडीज के अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो दिस इज बेसिकली द क्रक्स व्हाई वी स्टडी जेंडर। मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके भी चीजें बताऊंगी, एंड एट द सेम टाइम हम उसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो दीज वर द एग्जाम्पल दैट यू पीपल कैन कोट, एंड जितने एमिनेंट्स हैं वो हम आगे जाकर पढ़ लेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में जेंडर के रोल को किस तरह से लेकर जाया गया, हिस्ट्री किस तरह से इवॉल्व हुई, किस किस तरह से चीजें जेंडर स्टडीज की का हिस्सा बनती गई, और जेंडर स्टडी एज अ सब्जेक्ट किस तरह से इवॉल्व हुआ। अब लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। ओके, फर्स्ट अगर हम हिस्टोरिकल फीचर में बात करें तो वी कैन सी दैट देयर वर द क्लैंस जो कि रहते थे, लोगों ने आपस में इकट्ठे रहना शुरू किया, क्लैंस टर्न्ड इनटू ट्राइब्स, और ट्राइब्स के बाद स्टेट्स बनी, जिन स्टेट का जिक्र किया जाता है आपकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर एज अ पॉलिस, और इन स्टेट्स के बाद एम्पायर वजूद में आई। अब यहाँ पर ज्यादातर हुकूमत जो थी वो मर्द की कंसिडर की जाती थी। अब ये सारी की सारी चीजें जो कि ट्रेडिशनल रोल्स हैं और डिफरेंट हायरार्की के थ्रू ये चल रही हैं, ये सारी की सारी चीजें एम्बेडेड थी इन रिलीजन, कल्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस्लाम में बात की जाती है तो इन रिलीजन मेल इज कंसिडर एज द लीडर और द ऑर्गेनाइजर ऑफ द होल फैमिली। तो यहाँ पर मर्दों के चूंकि एक हायरार्की कंसिडर की जाती थी, और ये हायरार्की रिलीजन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट अहमियत की हामिल थी, इसलिए स्टार्टिंग में जब जेंडर के रोल डिफाइन हुए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, और वो बहुत ज्यादा रिलीजन के ऊपर थे। सेकेंडली, डिफरेंट कल्चर्स अगर हम देखें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर था उसमें भी हुकूमत मर्द के पास ही होती थी। औरत को नॉर्मली चार दीवारी के अंदर बच्चों की देखभाल के लिए एक इम्पॉर्टेंट फिगर कंसिडर किया जाता था, और फिर उसके बाद ये जेंडर रोल्स एज्यूम होना शुरू किए, और फिर हिस्ट्री इवॉल्व होना शुरू हुई। जब वक्त गुजरता गया और लोगों ने ये चीज देखी कि ज्यादातर जेंडर रोल्स जो हैं वो हैं ही मैन के पास, तो वुमेन दे स्टार्टेड टू शाउट आउट फॉर देयर राइट्स, एंड किस तरह के राइट्स के बारे में उन्होंने डिमांड करना शुरू की। दे वांटेड टू हैव सफरेजेस, वो चाहते थे कि उनको पॉलिटिकल राइट्स मिलें। सफरेज का अगर मीनिंग हम देखें तो ये वोटिंग राइट की बात होती है। अगर वोटिंग राइट्स को देखा जाए तो हम देखते हैं कि 1920 में 19th अमेंडमेंट में एक इम्पॉर्टेंट वक्त था जब अमेरिका के अंदर औरतों को वोटिंग राइट्स दिए गए। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं दैट कैन बी ट्रेस बैक फ्रॉम 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ दे वांटेड टू हैव सम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन के अंदर वो चाहते थे कि उनको इक्वल राइट्स मिलें, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं, कि वो किस तरह से उनके पास इंस्टीट्यूट हो, वो उन इंस्टीट्यूट में रेगुलर जा सकें। एट द सेम टाइम उनको सपोर्ट किया जाए कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। नेक्स्ट इज द वर्क प्लेस इक्वालिटी। वर्क प्लेस इक्वालिटी की जब बात होती है तो गाइस यहाँ पर सैलरीज की बात होती है। अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें तो जितनी भी औरतों की जिम्मेदारी होती थी एक वर्क प्लेस के अंदर, उनको सैलरीज इक्वली प्रोवाइड नहीं की जाती थी। क्योंकि सैलरी इक्वली प्रोवाइड नहीं की जा रही, उसकी वजह से दे स्टार्टेड टू डिमांड फॉर देयर राइट्स। एट द सेम टाइम दे वांटेड कि दे वांटेड कि उनकी जितने भी रोल हैं वो सोसाइटी के अंदर प्रोमिनेंट हों, और उनका जो रोल बच्चों की देखभाल से है वो हट जाए,
वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड रेयरिंग की तरफ लिमिटेड ना हो. सो दीज आर द हिस्ट्री विच वी दिस इज द हिस्ट्री विच वी कैन read, and we can take how the history looks at the different perspective of gender. सबसे पहले हमने बात की history evolve हुई, traditional roles थे, फिर उसके बाद there was some feminism movement, there were some women right movement, और वो women right movement कहाँ कहाँ से start हुई और उसके कौन कौन से aspect थे वो हम ये देख सकते हैं political, educational, workplace के लिहाज से और society में prominence के लिहाज से. तो this is for this slide which we have read right now. Next, जब history evolve होना शुरू हुई और gender एक different scenarios को opt करता गया तो फिर बात आई intersectionality की. तो what is intersectionality? इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं. उससे पहले हमें बैकग्राउंड का पता होना जरूरी है. जब वुमेन ने अपने राइट्स के बारे में कहना शुरू किया तो वो हमेशा मेल्स के साथ अपने राइट्स को कंपेयर करती थी. वो ये कहती थी कि अगर मेल के पास वोटिंग राइट है तो हमारे पास क्यों नहीं है. अगर मेल जो है उसको वर्क प्लेस के अंदर ज्यादा सैलरीज दी जाती हैं तो हमें क्यों नहीं दी जाती. तो वो सारा का सारा कंपैरिजन चल रहा था मेल्स के साथ. लेकिन फिर हिस्ट्री इवॉल्व हुई और इंटरसेक्शनैलिटी की बात होना शुरू की हुई. अब इंटरसेक्शनैलिटी, व्हाट इज द इंटरसेक्शनैलिटी? इंटरसेक्शनैलिटी इज दैट के डिफरेंस क्रिएट हो जाता है डिफरेंट रिलीजन्स में, क्लास में, कल्चर में, एज के हवाले से, एथनिसिटी के हवाले से और डिसेबिलिटी के हवाले से. जेंडर भी इसके अंदर आता है लेकिन हम इसको जरा बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे. अच्छा, अब इंटरसेक्शनैलिटी, फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल फ्रॉम अ हिंदू कल्चर. अब यहाँ पर क्या होता है, आप ये देखते हैं कि हिंदू कल्चर में कास्ट सिस्टम होता है और कास्ट जो है उसमें ब्राह्मण्स होते हैं. इसके अलावा देर आर कश्यपियास और शूदर्स भी हैं जिनको डैलिट्स भी बोला जाता है. ये सारे के सारे कास्ट सिस्टम में एक दूसरे के साथ डिफरेंस क्रिएट करके रखा हुआ था. आप देखें कि जितने भी राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, वो चाहे ब्राह्मण मेल हो या फीमेल हो, वो इसमें इन दोनों को वो राइट्स हासिल होते थे. लेकिन ये दूसरी कास्ट में ये राइट्स उस तरह से प्रिवेल नहीं कर रहे होते थे. अब इस चीज को प्रोमिनेंट करना चाहा और इस चीज को प्रोमिनेंट करने का नाम है इंटरसेक्शनैलिटी. सो हम जब जेंडर स्टडीज को डिटेल से पढ़ेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि इंटरसेक्शनैलिटी में किस किस तरह से जेंडर का रोल जो है वो इवॉल्व हुआ, उसमें किस किस तरह से लोगों ने अपने राइट्स को डिमांड करना चाहा. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जैसे पिछली दफा मैंने आपको पिछली स्लाइड में एग्जांपल्स का बताया. यहाँ पर गाइस जो एमिनेंट स्कॉलर है वो किम्बरले क्रंशा है. किम्बरले क्रंशा की बहुत सारी कोट्स आपको मेरी अगली स्लाइड्स में नजर भी आएंगी जो कि बताते हैं कि इंटरसेक्शनैलिटी किस तरह से जेंडर पे इफेक्ट करती है. अब आपने ये चीज देखनी है कि हमने राइट्स यहाँ पर डिमांड करना शुरू किए इन ऑल दीज. अब उसकी बेसिस बनाना शुरू की रिलीजन को, क्लास को और कल्चर को. हमने ये कहा कि इन फैक्टर्स की बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन आ रही है. ओके, आई थिंक आप लोगों में से काफी ज्यादा लोगों ने हैंड रेज करना चाहा है, तो लेट मी टेक योर क्वेश्चंस गाइस. मुझे अब आप लोगों के क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ सो दैट आप सब लोग. ओके, नो क्वेश्चंस आर वेलकम. आप लोग टाइप कर सकते हैं, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद हम. नो स्लाइड्स, स्लाइड्स विजिबल ही नहीं है. हाउ इट्स पॉसिबल? ओके, नो स्लाइड्स आर विजिबल. ओके, लेट मी शेयर इट अगेन. अब है स्लाइड्स विजिबल?
ओके, एनी क्वेश्चन? इसके अलावा आप लोगों को जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दीजिए। ओके, लेट मी रिवाइज इट फॉर यू गाइस, as slides were not visible। हम ये देख रहे थे कि हिस्ट्री में किस किस तरह से जेंडर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे। फर्स्ट हमने ये चीज डिस्कस की कि क्लैंस हैं, ट्राइब्स बने, स्टेट्स बनी और फिर एम्पायर, और इस तरह से हिस्ट्री इवॉल्व होना शुरू हुई। और यहाँ पर जेंडर्स ने अज्यूम किए हुए थे जो रोल, वो ज्यादातर एम्बेडेड थे हमारे रिलीजन के अंदर, कल्चर के अंदर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। और इस चीज को रियलाइज करते हुए वुमेन की जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, एंड दैट मूवमेंट स्टार्टेड इन द 19th एंड अर्लियर 20th सेंचुरी। एंड जो इसमें इन सारी मूवमेंट में लोगों ने क्या क्या राइट डिमांड किए। उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल राइट दिए जाएं, हमें एजुकेशनल और हमें वर्क प्लेस इक्वालिटी के साथ साथ सोशल प्रोमिनेंस भी चाहिए, और हमारा रोल सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड रेयरिंग तक लिमिटेड नहीं होगा। वी शुड ऑल्सो assume अदर रोल्स एज वेल। फिर हमने बात की इंटरसेक्शनैलिटी की, और इंटरसेक्शनैलिटी में हमने बात की कि रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्लास, कल्चर, एज एंड डिसेबिलिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है उसकी बेसिस पे वुमेन स्टार्टेड टू आस्क फॉर देयर राइट्स। एट द सेम टाइम फिर बात आती है पोस्ट कॉलोनियल एरा की। ये पोस्ट कॉलोनियल एरा जब हम सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो गाइज ये सब कॉन्टिनेंट में एरा जो है दैट इज लिमिटेड टू that can be started from 1947, जब इंडिया या सब कॉन्टिनेंट ने आज़ादी हासिल की फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर चूंकि जो कि है कॉलोनियल एरा में भी जेंडर के डिफरेंट रोल्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया पोस्ट कॉलोनियल एरा को। और यहाँ पर भी वुमेन के रोल वर लिमिटेड टू हाउस होल्ड, चाइल्ड rearing, एट द सेम टाइम्स कुकिंग एंड अदर थिंग्स। और फिर इसके बाद लोगों ने यहाँ पर भी अपने राइट्स को डिमांड करना शुरू किया। ओके, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड to what were the role of जेंडर स्टडीज इन नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज कौन सी हैं। ये वो आइडेंटिटीज हैं जो कि मेल एंड फीमेल में नॉर्मली इस लिमिटेड नहीं होती। इसमें सारे के सारे ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं, लेस्बियंस भी आ जाते हैं, गेज भी आ जाते हैं। जब लोगों ने देखा कि मेल को जितने भी राइट हैं वो फीमेल को भी मिल रहे हैं, दे स्टार्टेड टू आस्क फॉर द राइट्स ऑफ अदर आइडेंटिटीज जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रही हैं। फिर हमने बात की, नेक्स्ट जो स्टेज आती है हिस्ट्री में, वो आती है एकेडमिक डिसिप्लिन की। अब ये एकेडमिक डिसिप्लिन क्या था? जब देखा कि इतने सारे राइट्स की बात हो रही है, इतनी सारी जो है वो लिटरेचर की बात हो रही है, देन वी नीड टू कंपाइल इट इन अ बुक एंड इन अ कोर्स। एंड इट वाज द टाइम पीरियड जब जेंडर स्टडीज एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, अब ऐसा है कि चूंकि मीटिंग का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस ले लेती हूँ। आप ये बता दीजिए कि कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, जहां तक मेरे कोर्स की बात है तो टोटल क्लासेस हमारी 10 से 12 होंगी। इसमें सारा का सारा आपका कोर्स कवर हो जाएगा। टाइमिंग यूजुअली हमारी 9 से 10 तक हुआ करेगी, और वीक में 3 दिन की क्लासेस होंगी। और जो आपकी फी है वो 4000 है। ये सारा का सारा मटेरियल सर उस्मान भी चेक करेंगे, और ये सारी आपकी जो टीचिंग हो रही है वो सर उस्मान की अंडर सुपरविजन होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए, ताकि हम आगे मूव करें और फिर उसके बाद इसको रैप अप करें। ओके, आई थिंक नो क्वेश्चंस। ओके, so we may move forward
आगे हम देखते हैं कि हिस्ट्री में इवॉल्व किस तरह से होती हैं। अब सबसे पहले एकेडमिक डिसिप्लिन में बात होती है मेरी वुllstonecraft की। जब एज अ बुक या एज अ कोर्स इंट्रोड्यूस करवाने की बात होती है तो उसमें देखें कि देयर इज द नेम ऑफ मेरी वुllstonecraft दैट इज वेरी मच दैट गेन्ड वेरी इंपॉर्टेंस। उसमें उसने सबसे पहले जो एक बुक लिखी थी उसका नाम था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल राइट्स। और ये बुक लिखी गई थी 1792 में। जहां तक सोर्सेस की बात है जेंडर स्टडीज के, एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि सोर्सेस क्या होंगे। तो अगर सोर्सेस की बात है तो सोर्स हमारे डिफरेंट रिपोर्ट्स भी होंगी, डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, और मैं आप लोगों को 2 से 3 किताबों के नाम भी बता दूंगी। एट द सेम टाइम मैं आपको डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड करूंगी फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर सब्जेक्ट। ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी। वीकली या मंथली या आई थिंक वीकली आपके टेस्ट होंगे, और उस बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होगी। और इवैल्यूएशन के लिए सेपरेट क्लास होगी, और उसमें आपको ना सिर्फ इवैल्यूएट किया जाएगा बल्कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के बारे में भी बताया जाएगा। दैट्स इट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिए। ओके, विल मूव फॉरवर्ड एज 2 से 3 मिनट रह गए हैं और फिर उसके बाद हम रैप अप करेंगे। This subject is covered in around about how many days? But 1 month is more than enough. Duration of course will be around 1 month, जिसमें आपकी 10 से 12 क्लासेस हो जाएंगी, बल्कि 3 weeks will be suffice. Any other question? Okay. Next is पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडीज का स्टेटस किस तरह से हुआ। इसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई जेंडर स्टडीज का कोर्स कहीं पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो सबसे पहले मिनिस्ट्री बनाई जाती है, और फिर उसके बाद वो डिफरेंट डिसिप्लिन में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एमए, और फिर उसके बाद पीएचडी, और फिर एट द सेम टाइम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि सब्जेक्ट को लेकर चल रही होती हैं। लेट मी रैप इट अप फॉर यू गाइस। 1989 में हमारी मिनिस्ट्री बनी, और फिर उसके बाद फर्स्ट जो एमए का प्रोग्राम है वो 1996 में बना, और फिर उसके बाद एमफिल का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद हमारा ये एज अ फर्स्ट ईयर ऑनर्स 2004 में स्टार्ट हो गया था। दिस इज इट फॉर टुडेज डेमो क्लास। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है यू कैन कांटेक्ट मी, और हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू डेज जब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।